हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 12 बोर्ड परीक्षा में केमिस्ट्री में पूछे जाने वाले कुछ संभावित प्रश्नों को देखेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी इसमें हम लोग डील करें। आइए देखते हैं। तो यहाँ हमने 25 क्वेश्चन लिखा है जो आपको केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में जो आपको होने वाला है, इंग्लिश के बाद जो है केमिस्ट्री का एग्जाम है, तो उसमें ये 25 प्रश्न में से आपको जो है ये संभावित प्रश्न है, इसमें से आपको प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। देखिए, इस सारे क्वेश्चन को आपको डील करके जाना है एग्जाम में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकी तथा फ्रैंकल दोष में अंतर, मतलब शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या अंतर है, इसका डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है। सेकंड, मोलरता तथा मोल प्रभाव, इस तीनों का परिभाषा भी पूछा जाता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपको एग्जाम में रहते हैं। तीसरा, परासरणी दाब की व्याख्या करें, ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथा क्वेश्चन, राउल्ट के नियम की व्याख्या करें, यह आपको 2 नंबर वेटेज में और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है। पांचवा क्वेश्चन, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दें। छठा, लवण सेतु साल्ट ब्रिज क्या है तथा इसके उपयोगों को लिखें। सातवां क्वेश्चन, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के नियम, जो 2 लॉ है फैराडे का, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, दोनों लॉ आपको पूछा जा सकता है। आठवां, सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी। नौवां, कोटि ऑर्डर एवं आणविकता मोलिकुलरिटी में डिफरेंस या दोनों का डेफिनेशन। 10वां, भर्जन एवं निस्तापन में अंतर। 11वां क्वेश्चन, अकाउंट यानी काउज आपको पूछ सकता है। H2O एक तरल है जबकि H2S एक गैस है, इसका कारण क्या है यह आपको पूछा जा सकता है। 12वां क्वेश्चन, सल्फर SF6 बनाता है पर Sl6 नहीं, क्यों, यह भी पूछा जा सकता है। 13वां क्वेश्चन, DNA तथा RNA में क्या अंतर है। 14वां क्वेश्चन, थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग बहुलक में क्या अंतर है, इस दोनों का या तो डेफिनेशन या दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे 24, यहाँ 25वां देखिए, उल्टा परासरण से क्या समझते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, इसका डेफिनेशन आपको पूछा जा सकता है। आगे देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, कृत्रिम मधुरक क्या है, इसके उदाहरण दें। 16th क्वेश्चन 16वां, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए गति स्थिरांक का व्यंजक, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर वेटेज में पूछा जा सकता है और उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही विविया है, इसको हम लोग डील करेंगे इस वीडियो में। 17वां क्वेश्चन, भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर, दोनों का डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है। 18वां क्वेश्चन, पायस क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का एक उदाहरण दे। 19वां क्वेश्चन, फेन उत्प्लावन विधि से सांद्रण, तो फेन उत्प्लावन विधि से आपको अयस्कों का सांद्रण, तो हम लोग जानते हैं कि फेन उत्प्लावन विधि से सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि फेन उत्प्लावन विधि से किस अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, आंसर होगा सल्फाइड अयस्क। फिर आपको धातु के निष्कर्षण में लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक का निष्कर्षण, इस चारों में से कोई एक पूछा जा सकता है 5 नंबर में। फिर 21 नंबर में हेवर विधि से अमोनिया के निर्माण का सिद्धांत, ये भी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर वेटेज में। 22 नंबर, आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है, समुद्री घास पात से आयोडीन का निष्कासन, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 23, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता। और 24 नंबर में संपर्क विधि से गंध का अम्ल यानी H2SO4 उत्पादन का सिद्धांत लिखें। तो ये आपको 25 क्वेश्चन है, इस 25 क्वेश्चन में से ही आपको केमिस्ट्री के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन या सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल सकते हैं इसमें, तो ये सारे क्वेश्चन को आपको डील करके एग्जाम में जाना है। केमिस्ट्री में आपको ये हुआ कुछ संभावित प्रश्न, इन 25 में से आपको केमिस्ट्री के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस सभी इंपोर्टेंट हैं, सबको आपको डील करके जाना। अब देखिए, अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, जैसे आपको IUPAC नेम हम लोग यहाँ पे लिखने सीखेंगे, किस तरह का आपको यौगिक का एग्जाम में आपको IUPAC नेम पूछा जाता है। फिर इस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आगे देखिए, हम लोग देखेंगे कि आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नेम किस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो अब देखिए, अब देखेंगे हम लोग
IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये आपको यहाँ पे 9 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा हुआ और इसका हम लोगों को IUPAC नेम लिखना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इस कंपाउंड को देखेंगे हम लोग CuNH3 और इसका जब हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे इसका हो जाएगा टेट्रा एमाइनो कॉपर 2, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, क्लोराइड हो जाएगा। ठीक, इस कंपाउंड का IUPAC नेम ये है और ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट है। कभी कभी आपको एग्जाम में ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ देता है, यानी इस ये कंपाउंड दे देगा, आपको पूछ देगा कि Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो बोलेंगे 2। क्लियर? सेम यहाँ पे ये वाला कंपाउंड सबसे ज्यादा बार पूछा गया एग्जाम में, K4FeCN6 और इसका नाम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 इसका हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर PTNH3 इसका IUPAC नेम हो जाएगा डाइअमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 2 और ये 2 क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? नंबर 4 CrNH3 और ये प्लस, दैट मींस इसमें ये प्लस हो गया आयन और इसका जब IUPAC नेम लिखेंगे टेट्राएमाइन डाइक्लोरोक्रोमियम 3 एंड आयन, लास्ट में आपको यहाँ आयन लिखना जरूरी है जब प्लस या माइनस है। NiCO4 टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, निकेल का 0। नंबर 6 K2PtCl6 पोटेशियम हेक्सा क्लोरोप्लेटिनेट और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 4। क्लियर है? CONH3 ट्राइएमाइन कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन स्टेट 3। फिर नंबर 8 FeCN6 और टोटल का होल 3, आयरन 3, ठीक है, आयरन 3 हेक्सासाइनाइडोफेरेट और 2। क्लियर है? K3CrC2O4 होल 3 इसका हो जाएगा आपको पोटेशियम ट्राइऑक्सैलेटो क्रोमेट और ऑक्सीडेशन स्टेट 3। तो ये आपको 9 कंपाउंड देख के जाना, और जो आप देख रहे हैं वो तो है ही, लेकिन ये 9 कंपाउंड भी उसमें आप इंक्लूड करके जाइएगा। इस 9 को आप बढ़िया से देख के फिर एग्जाम में आप जाइएगा देने। ठीक है, अब देखेंगे, ये तो था आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नेम। अब देखेंगे हम लोग इसमें आगे IUPAC नेम ही है इसमें, तो फिर देखते हैं और आगे हम लोग उसका कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, पीछे हम लोग देखे थे क्या चीज इसमें कि आपको वो था IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और ये आपको है IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि आपके पास 3 कंपाउंड है, इस तीनों का आपको नोमेनक्लेचर करना है। कैसे करेंगे देखिए, ये आपको क्वेश्चन, इसी को रीअरेंज करके हम लोग ये स्ट्रक्चर बनाए। क्लियर? इसमें आपको देखिए यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे भी कार्बन, तो इसको हम लोग रीअरेंज कर दिए। अब इसका नोमेनक्लेचर अगर हम लोग करने जाए, देखिए कैसे करें। सबसे पहले आपको नंबरिंग करना, तो इधर से अगर करेंगे तो 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ देखिए 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आना। इधर से करते हैं 1 2 3 4, यहाँ 3 4 के बीच में, तो हम लोग जानते हैं कि जो छोटा वाला होता है उधर से नंबरिंग करते हैं। इधर से था आपको 1 2 3, इधर से 3 4, तो 2 3 छोटा है, तो यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5। अब इसका हम लोग नाम लिखें। सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, यहाँ हो जाए आपको 4 और ये ब्रोमो। क्लियर? अब देखिए, अब सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, अब यहाँ आपको 5 कार्बन मतलब हुआ पेंटेन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन, तो ये हो जाएगा पेंट। ठीक है, और किसके किसके बीच है, तो 2 3 के बीच, तो छोटा वाला पेंट 2 एंड इन। इसका आपको नोमेनक्लेचर जब हम लोग किए तो क्या आया, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। क्लियर है? सेम यहाँ पे कंपाउंड है, इसमें अगर हम लोग नोमेनक्लेचर करें तो इस फिगर को भी हम लोग क्या किए, रीअरेंज कर दिए। अब इसका नाम लिखेंगे, देखिए क्या होगा, यहाँ से 1 2 3 4। क्लियर है? इधर से 1 2 3, इधर से कर रहे थे 1 2 3 के बीच, इधर 1 2 3 के बीच, दोनों सेम डिस्टेंस पे। अब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, मतलब
कि जो एल्कीन वाला जो हम लोग किए नंबरिंग, तो दोनों तरफ से सेम था, तो ये रूल फेल कर गया। अब हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूएंट का। तो सब्स्टिट्यूएंट देखिए इधर से आपको नजदीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। अब इसका नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम पोजीशन 1 है, तो लिख देंगे 1 और ये ब्रोम। क्लियर है। अब 2 पे देखिए CH3, और CH3 होता है मिथाइल, मतलब हो गया 2 मिथाइल। ठीक है। और कार्बन कितना है 4, तो यहाँ पे 4 कार्बन और डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन मतलब हुआ ब्यूट। उसके बाद देखिए 2 3 के बीच तो छोटा वाला 2 है, तो 2 एंड इन, मतलब इसका नाम हो गया आपको 1 ब्रोमो। ठीक है। 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, या 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। क्या किया हम लोग, इस फिगर को पहले हम लोग रीअरेंज किए। रीअरेंज करने के बाद हम लोग क्या देखे कि एल्कीन से जब नंबरिंग कर रहे थे तो दोनों तरफ का नंबरिंग सेम था, तो हम लोग क्या किए, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक था उधर से नंबरिंग किए। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे Br तो 1 ब्रोमो, सेकंड पे CH3 तो 2 मिथाइल। अब 2 3 के बीच है एल्कीन, मतलब ब्यूट 2 इन, यही इसका हो जाएगा IUPAC। क्लियर है। इसका अगर हम लोग नंबरिंग करें तो देखिए इधर से चले कि इधर से चले, सेम है, क्योंकि इधर से BrCH2 BrCH2, इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ से 1 2 3 एंड 4। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का, यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 4 डाई और ये ब्रोम। क्लियर है। अब कार्बन 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्यूट। ठीक है। और किसके किसके बीच है, तो 2 3 के बीच छोटा वाला और इन, तो ये हो जाएगा 1 4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। क्लियर है। देखिए कभी कभी एग्जाम में आपको इस तरह से भी पूछ देता, मान लीजिए ये आपको पूछ दिया, ठीक है, इसका नाम लिखने के लिए, तो ये जो आपको माउंटेन जैसा दिख रहा है, तो ये पोजीशन जो है ये कार्बन का पोजीशन हुआ, तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, तो ये जो आपको ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ये हुआ आपको सब्स्टिट्यूएंट, और एक स्ट्रेट लाइन देखिए ये होता है मिथाइल। ठीक है। और अगर कुछ यहाँ लिखा हुआ है तब तो वही लिखेंगे, लेकिन अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है और यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है तो उसको समझना है मिथाइल। अब देखिए मिथाइल किधर से नजदीक है, 1 2 3 4 इधर से किए, तो चौथा पे 1 2 3 इधर से नजदीक है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया नंबरिंग। अब सबसे पहले नाम किसका, तो सब्स्टिट्यूएंट यानी मिथाइल का, इसका हो जाएगा 1 मिथाइल। ठीक है। और कार्बन है कितना 6, तो ये हो जाएगा हेक्सेन। अब हेक्सेन यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड होता तो हम लोग हेक्सेन लिखते, और किसके आधार पर, तो पोजीशन के आधार पर, जिसके जिसके बीच होगा उसमें जो छोटा वाला होगा, जैसे यहाँ 2 3 के बीच था, ठीक है, तो छोटा 2 था इसीलिए ब्यूट 2 इन। क्लियर है। इस तरह से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। क्लियर है। सारा नोमेनक्लेचर के रूल को एग्जाम में देख के जाना। ठीक है। और खास करके फंक्शनल ग्रुप का COOH OH CHO, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब आपको पूरा देख के जाना है एग्जाम में, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ नोमेनक्लेचर केमिस्ट्री का, देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग कुछ नोमेनक्लेचर। तो फर्स्ट क्या है, 5% यूरिया घोल के परासरण दाब की गणना करें। ये बोर्ड का सबसे पॉपुलर न्यूमेरिकल है, बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। क्लियर हो सकता है इस एग्जाम में ही पूछा जाए। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए इसका सॉल्यूशन। तो आपको कह रहा है कि 5% यूरिया, यानी कि कोई मान लीजिए आपको सॉल्यूशन कोई विलियन है उसमें 5% यूरिया। अब 5% यूरिया का मतलब होगा कि उस सॉल्यूशन में यूरिया जो है वो कितना ग्राम होगा, 5 ग्राम होगा। ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ पे परसेंट मतलब 100 हुआ, मतलब उसका हम लोग वॉल्यूम मान लेते हैं 100 ml सॉल्यूशन का। इसको बदल देंगे हम लोग लीटर में, तो 100/1000 मतलब 0.1 लीटर, ये हम लोग का हो गया V का वैल्यू। क्लियर है। हम लोग का परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, पाई निकालना है। क्लियर है। अब हम लोग
को क्या करना है, सबसे पहले देखिए पाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि पाई भी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या होता है, पाई भी इज इक्वल टू एनआरटी, ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग को एन चाहिए, एन हुआ नंबर ऑफ मोल्स, आर हुआ गैस कांस्टेंट, टी हुआ टेम्परेचर जो आपको दिया गया है। क्लियर है? तो यहां से वी भी मालूम है हम लोग को, वॉल्यूम सिर्फ पता करना है एन, दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स के लिए एन इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है? अब देखिए वेट, क्वेश्चन वेट का मतलब है जो आपको क्वेश्चन में दिया है, और मॉलिक्यूलर वेट का मतलब जो हम लोग फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो वेट हो जाएगा आपको 5 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया। तो ध्यान से देखिए, तो यूरिया का फार्मूला जो होता है NH2CONH2, ये होता है यूरिया का फार्मूला। तो इसको हम लोग इसका मॉलिक्यूलर वेट जब निकालेंगे तो इसको ऐसे में लिख सकते हैं 2NH2 और ये CO, ये हो जाएगा 2 और N हो गया नाइट्रोजन, दैट मीन्स कि 40 प्लस 2 इंटू कितना 1 प्लस कार्बन का हो जाता है आपको 12 और ऑक्सीजन का 16। यहाँ देखिए 14 2 16 2 32 और 28 60 ग्राम पर मोल, ये हो गया। अब 5 बटे कितना हो जाएगा 60, ये हो गया एन का वैल्यू। अब सारा वैल्यू इसमें आप पुट कर दीजिए, तो पाई इज इक्वल टू एन आर टी बटे वी। एन का वैल्यू 5 बाय 60, 0.0821 एंड 273। क्लियर है? और v का वैल्यू 0.1, और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको 18.63 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपको वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से ये न्यूमेरिकल हम लोग बना सकते हैं। क्लियर? आगे कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, विलियन की मोलरता ज्ञात करें। ठीक है, मोलरता जो आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इसका डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो देखिए कैसे बनेगा, इसका सॉल्यूशन कैसे करें, आपको निकाला है मोलरता। क्लियर है? तो मोलरता के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले आपको चाहिए मोलों की संख्या, किसका, तो NaOH का। तो देखिए, तो मोलों की संख्या यानी N इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट जो क्वेश्चन में दिया है और मॉलिक्यूलर वेट जो हम लोग निकाले, जैसे यूरिया का निकाले थे। अगर हम लोग निकाले कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH, Na का हो जाता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, यानी 40 ग्राम पर मोल। क्लियर? अब यहां से निकल गया 2 बाय 40, दैट मीन्स 1 बाय 20। क्लियर है? तो अब यहां पे आपको ध्यान से देखना, और इसमें 200 ml, क्लियर है, कह रहा है कि विलियन आपके पास 200 ml है, उसमें 2 ग्राम NaOH। अब अगर हम लोग इसका मोलरता निकालें तो मोलरता बराबर होगा कि जो मोलों की संख्या वो, ठीक है, बटे विलियन का आयतन वो भी लीटर में। तो विलियन देखिए 200 है, इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, तो ये आपको हो जाएगा 1/20 अपॉन, ये हो गया 1000 अपॉन कितना, तो 200। क्लियर है? तो यहां से देखिए ये 20 और ये 20 कैंसिल, ये 10 कैंसिल, दैट मीन्स 1/4, मतलब हो गया 0.25 और आंसर आपका हो गया ए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। आपको यहाँ मोलरता पूछा गया था इस क्वेश्चन में, इसी में आपको पूछ देता मोललता, यानी क्वेश्चन में आपको कभी कभी मोललता भी पूछ देता, यानी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ये मोलरता आपका अलग है, ये मत सोचिएगा कि मोलरता और मोललता एक ही होता। ये मोलरता अलग कॉन्सेप्ट है इसका, और मोललता इसका अलग कॉन्सेप्ट है, मोलारिटी एंड मोलालिटी। इससे भी आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो इसको भी देख के जाइएगा एग्जाम में। बाकी ये न्यूमेरिकल आपको हम बता ही चुके हैं। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे आएंगे कि जो हम लोग देखे थे काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसको डील करें। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे काइनेटिक
इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसको हम लोग डील करते हैं, उसका डेरिवेशन करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। देखेंगे हम लोग काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जो हम लोग क्वेश्चन का लिस्ट में देखे थे, उसमें जिसमें हम बोले थे कि वो क्वेश्चन आपको 5 नंबर के वेटेज में पूछा जाता है, तो उसी में हम लोग देखेंगे इसका काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं, मतलब इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। ये एक केमिकल रिएक्शन। अब देखिए ए है यहां, इधर हो गया आपको बी, मतलब ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। अब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था इनिशियली, यानी प्रारंभ में, इनिशियली मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था t बराबर 0 पर, तो इस A यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन A था और प्रोडक्ट बना नहीं था, ये 0 था। क्लियर है। एट टाइम t यानी कुछ समय के बाद जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो ये घटना शुरू हो गया और ये इसके अकॉर्डिंग बनना शुरू हो गया। तो मान लीजिए कि इसमें से x घट गया, तो जितना घटा ये बन गया। क्लियर है। अब रेट ऑफ रिएक्शन यानी हम लोग लिख सकते हैं कि dx अपॉन dt जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा a माइनस एक्स के, यानी रिएक्शन जो आपका रिएक्शन का रेट होगा वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मतलब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। क्लियर है। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू k और a माइनस एक्स, यानी ये हो गया आपको कांस्टेंट इस प्रोपोर्शनैलिटी के बदले में आया। क्लियर है। अब यहां से क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि dx अपॉन a माइनस एक्स हो गया, इधर हो जाएगा k एंड dt। क्लियर है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इधर इंटीग्रेशन लगा दें, ये हो जाएगा dx अपॉन a माइनस एक्स और इधर k तो कांस्टेंट है और ये हो जाएगा dt। क्या किया हम लोग, एक रिएक्शन मान लिए इनिशियली यानी प्रारंभ में t जब 0 था तो ये a था और ये 0 था। कुछ समय के बाद ये घटना शुरू हो, जितना घटा उतना ये बन गया। अब dx अपॉन dt रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स, इसको हटाए तो कांस्टेंट आया, फिर वेरिएबल को सेपरेट करके और इंटीग्रेट कर देना है। अब देखिए इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ ln और a माइनस एक्स। ठीक है। ln log ये होता है जिसका बेस e होता है, माइनस क्यों आया, क्योंकि x था माइनस, इज इक्वल टू k t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन t प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हम लोग को इस c का वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसको हम लोग क्या करते हैं तत्काल इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब इनिशियली यानी प्रारंभ में t कितना था, 0 था और x यहां पे देखिए ये x बना नहीं था, इसका मतलब कि x का वैल्यू भी कितना था, 0 था, यानी यहां पे इस दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो माइनस ऑफ ln a माइनस 0 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c, दैट मीन c का वैल्यू माइनस ऑफ ln a। क्लियर है। अब c के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो आपका इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा, अब देखिए इक्वेशन 1 बिकम्स, हम लोग का इक्वेशन 1 जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, तो माइनस ऑफ ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस ln ऑफ a। क्लियर है। अब यहाँ आपके पास बच जाएगा के टी, ln इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ln a माइनस ln और a माइनस एक्स, ये ln माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस में। अब लॉग का प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाय ln, मतलब log ही तो है,
जिसका बेस की होता। तो के टी इज इक्वल टू ln ऑफ a बाय a माइनस एक्स। क्लियर है? अब ln को हम लोग log में कन्वर्ट कर देंगे, तो के टी इज इक्वल टू log, ठीक है, यहाँ पे देखिए ln को log में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब ln बन जाएगा आपका क्या चीज, log, और ये हो जाएगा a बाय a माइनस एक्स। क्लियर है? तो यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं अब कि t, यहां से देखिए t का वैल्यू t इज इक्वल टू 2.303 बाय k एंड log a बाय a माइनस एक्स। यही हुआ आपको फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन। यहां पे क्या किया, ln को बदलना था log में, तो ln को log में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये आपको हुआ फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन का डेरिवेशन। इससे आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। डेरिवेशन तो पूछेगा ही, मतलब संभावना बहुत ज्यादा पूछने का, ठीक है। इसको पूरा देख के आपको जाना है। अब इसका देखेंगे हम लोग हाफ लाइफ, यानी हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? हाफ लाइफ के लिए भी आपको ये याद रखना पड़ेगा, तभी हम लोग हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे हम लोग उसका डेरिवेशन करें। तो चलिए निकालते हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग देखें इनिशियली एट टाइम t, ठीक है, तो वही टाइम जब घटते घटते एकदम आधा हो जाएगा, मतलब रिएक्शन जब आधा कंप्लीट होगा ना, तो वही जो टाइमिंग होगा वही होता है हाफ लाइफ। अब इसका इक्वेशन निकालेंगे, उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए t इज इक्वल टू 2.303 बाय k एंड log a बाय a माइनस एक्स। क्लियर है? अब हाफ लाइफ निकालना है, तो फॉर हाफ लाइफ, यानी हाफ लाइफ के लिए t के बदले में हम लोग t हाफ पुट कर देंगे एंड x के बदले में a बाय 2। x वही तो घटना है, अब a बाय 2 मतलब आधा घट जाएगा, ठीक है। आधा जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a बाय x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a बाय 2। अब दोनों को इसमें पुट कर देंगे, तो देखिए t के बदले में t हाफ हो जाएगा और ये आपको 2.303 बाय k, और ये हो गया log a बाय a माइनस एक्स का वैल्यू a बाय 2। अब ये आपको t हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाय k और log a बाय a माइनस a बाय 2, तो a बाय 2 हो गया। अब देखिए तो t हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाय k और ये हो जाए आपको log a इंटू 2 बाय a, ये a खत्म हो गया, तो t हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाय k और log 2 का वैल्यू 0.301 होता है। क्लियर है? अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k, और यही हुआ आपका हाफ लाइफ। यानी आपको अगर पूछा जाए कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको ध्यान में रखना। क्लियर है? और हम लोग ये निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक बात आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसमें कहीं भी आपको इस इक्वेशन में a नहीं दिख रहा, ठीक है। तो a को हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता एग्जाम में आपको इससे भी पूछ देता है कि प्रथम कोटि का जो हाफ लाइफ होता है अर्धायु, वह प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो ऐसा भी पूछा जाएगा तो आपको यही निकालना है, यही इक्वेशन लिख के लास्ट में लिख देंगे कि अतः यहाँ पे जो है ये समीकरण वह प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र, अर्थात कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ ये प्रारंभिक सांद्रता दैट मींस ए से स्वतंत्र होता है। देखिए कहीं ये है नहीं, ऐसा भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है? इस दोनों को अच्छे से देख के जाना, एक तो काइनेटिक इक्वेशन, एक हाफ लाइफ, और ये इस पॉइंट को भी ठीक से देख लीजिएगा कि प्रारंभिक सांद्रता से ये स्वतंत्र होता है। क्लियर है? तो हम लोग देखिए आपको इसमें 25 क्वेश्चन था, उसको अच्छे से तैयार करके जाना है। फिर IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो तैयार करके जाना है। फिर उसमें आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी IUPAC नेम देख के जाना है। फिर आपको यहाँ पे कुछ नोमेरिकल देखिए, नोमेरिकल में मोलालिटी और कभी कभी मोल फ्रैक्शन से भी पूछ देता है क्वेश्चन, और ये तो आपको
VVI है ही। क्लियर है? तो ये सब क्वेश्चन को आपको एग्जाम में देख के जाना है, तो आपका केमिस्ट्री का एग्जाम भी अच्छा ही जाएगा। तो ठीक है, तैयारी कीजिए अच्छे से। तो केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए और कल जो कि आपको इंग्लिश का पेपर है उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, और आगे जितना भी एग्जाम उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो पढ़ते रहिए।